सीधे बैठ जाओ भाई। देखो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? शब्द विचार। क्या पढ़ रहे हैं अपन? शब्द विचार पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब व्याकरण के जो 3 अंग माने गए हैं। पहली क्लास में मैंने बताया था कि व्याकरण के कितने अंग माने गए हैं? 3 अंग मानते हैं और 3 अंगों से मिलकर ही पूरे सिलेबस का निर्माण होता है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कितने अंग पूछे जाते हैं एग्जाम में? 3 अंग पूछे जाते हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक, वर्णमाला 5 प्रकार की मानी गई है मुख्य रूप से, जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, और सर ने भी आपको पढ़ाया पहले ही। ठीक, और उसके अलावा जो संधि है वो भी किसमें गिनी जाती है? वर्ण विचार में गिनी जाती है। ठीक, अपन पढ़ रहे हैं कौन सा विचार? शब्द विचार, जो कि व्याकरण का कौन सा अंग माना जाता है? दूसरा। ठीक, और इस शब्द विचार में जो पहला प्रकार है वो है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को बांटा गया। इसके आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द है उनको 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। एक तो है विकारी शब्द और दूसरे है अविकारी शब्दों को अपन अव्यय शब्दों के नाम से भी जानते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के विकारी शब्द माने गए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया माने गए हैं। और चारों प्रकार अपन पढ़ चुके हैं। आज जो कक्षा शुरू करेंगे वो किसकी है? अविकारी या अव्यय शब्द, जो कि बीएससी में आपके प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज। लिखो, लिखना अविकारी शब्द। इन्हीं को कहा जाता है अव्यय शब्द। क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द, है ना। अवयव नहीं होता, अव्यय शब्द होता है। देखो, नाम से स्पष्ट है, विकार का मतलब परिवर्तन होता है। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। जिस शब्द के आगे अ लग जाता है तो वो उस शब्द को नकारात्मक बना देता है। क्या बना देता है? नकारात्मक बना देता है। कहने का मतलब है कि जिनमें विकार है नहीं होता है, जिनमें विकार है नहीं होता है। और आगे जो शब्द है अव्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च होना। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होना। और उसमें क्या जुड़ गया? जुड़ गया। कहने का मतलब जो शब्द खर्च नहीं होते, वैसे के वैसे बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। परिभाषा लिखेंगे इसकी। परिभाषा लिखना, वे शब्द जो लिंग, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं या बदलते नहीं हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदलते नहीं हैं या परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। लिख लिया? एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। अविकारी शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के माने गए हैं। देखो, मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। लेकिन हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक है, उन टॉपिकों के अलावा जो जानकारी है, उन टॉपिकों के अलावा, कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में प्रश्न वहाँ से उठता है जहाँ से हम सामग्री को छोड़ देते हैं। प्रत्येक टॉपिक से
जहाँ से अपन कुछ ना कुछ छोड़ते हैं एग्जाम में प्रश्न वहीं से उठाया जाता है। जैसे अपन 10वीं 12वीं पढ़ते हुए आए ना, पास के पीछे वाले पृष्ठों में अरे जो पाठ होता है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, उसके बाद होते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, होते हैं नहीं होते, तो उनको अपन पढ़ना समझते नहीं है कि मतलब इनको पढ़े, ठीक है, उनको कचरा समझकर अपन छोड़ देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड का जो पेपर होता है, वहाँ पर बोर्ड के पेपर में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? आते नहीं आते। वैसा का वैसा फॉर्मूला किसमें अपनाया जा रहा है? कंपटीशन क्लासों में। प्रत्येक टॉपिक में जो उससे संबंधित जो जानकारी है वहां से प्रश्न उठाया जाता है। जैसे ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। अविकारी शब्द मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने हैं? 4 प्रकार के। इसका जो एक अन्य प्रकार बनाया गया है, निपात बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? निपात। वहां से आपके पटवारी में, सब इंस्पेक्टर में, जो भी बड़े बड़े हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम है, वहां पर प्रश्न पूछा जाता है। जबकि वास्तव में प्रकार कितने किए? मुख्य रूप से 4 ही प्रकार किए गए, लेकिन फिर भी प्रश्न कहां से आता है? निपात से आता है, ठीक है। और कठिन नहीं है, अरे कठिन नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो शब्द जानकारी में नहीं होता वो हमारे गलत हो जाता है। हिंदी ग्रामर कोई ज्यादा कठिन थोड़ी ना है, बस एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है जो हमारी जानकारी में नहीं है, और अपन बोल देते कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा था, हाई लेवल का पेपर आया था और आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था। बोलते नहीं बोलते? बोलते। कहने का मतलब हमें क्या करना है, इस प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो जानकारी दी हुई है उस जानकारी को भी अपन को नहीं छोड़ना है। जैसे अपन ने वर्ण विचार पढ़ा था, वर्ण विचार के बाद में अपन ने 2-3 चीजें और सीखी थी कि द्वित्व वर्ण क्या होते हैं, रेफ वर्ण क्या होते हैं, पढ़े थे। इसके अलावा जो है अरबी फारसी जो जिनको नुक्ता वर्ण कहा जाता है, ये क्या होते हैं। जबकि वास्तव में वर्णमाला को कितने भागों में बांटा था? सिर्फ 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन फिर भी 3-4 प्रकार और बनाए गए हैं और एग्जाम में बार बार प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता पता ही नहीं लगा पाता कि ये आया किस टॉपिक से, ये कहां से पूछा गया है, मैं इसको कौन से टॉपिक में लूं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। हाँ, बहुत सी बार सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। किससे संबंधित? सर्वनाम से संबंधित। और ऐसा लगता है कि ये प्रश्न किससे आया? वचन से आया, या वचन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और ऐसा लगता है कि प्रश्न कहाँ से आया? सर्वनाम से आया। जबकि उनके दोनों के बीच से जो नियम बनाए गए हैं वहां से प्रश्न उठा लिए जाते हैं आपके बीएसटीसी में। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो अपन निपात भी पढ़ेंगे, लेकिन ये 4 प्रकार पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। इनके जो 4 प्रकार है, सबसे पहले उनके क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। लिखना क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण है। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अन्य प्रकार लगाकर लिख लेंगे निपात। अगर लिखते समय अगर अपन विषय वस्तु लिख लेते हैं ना कि ये चीजें पढ़ेंगे, तो उनका छोड़ने का चांस नहीं रहता है ना। वहाँ सकरगढ़ वाली कोचिंग में मैंने ये वाला टॉपिक नहीं लिखवाया था, क्योंकि मैंने जो 4 प्रकार लिखवाए थे ना, वहाँ छूट गया था। अरे वहाँ पर छूट गया था लिखवाना, ठीक है। और जब मैंने इनको 4 प्रकार पढ़ाए थे तो मेरे को सिर्फ प्रकार याद रहते कि मतलब कौन सा प्रकार लास्ट था, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वहाँ पर खत्म हो जाता है। जैसे आपको लिखवा दिया मैंने निपात, तो जब तक मैं निपात नहीं पढ़ूंगा तब तक आप मेरे को याद दिलाते रहोगे कि सर ये एक और टॉपिक है रह रहा है, एक और प्रकार रह रहा है इसका। अरे दिलाओगे ना, है ना। वो छूट गया था उनके, ठीक है ना। कोई बात नहीं, देख लेंगे वो वीडियो में, उतार दिए, ठीक है। शुरू करेंगे अपन किससे? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय आपके बीएसटीसी में समुच्चय बोधक अव्यय पूछा गया था। क्या पूछा गया था? समुच्चय बोधक अव्यय पूछा गया था एक बार। और समुच्चय बोधक में से सीधा नहीं पूछा था कि इसमें कौन सा अव्यय है। एग्जामिनर ने खुद ने कहा था कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय। आपसे ये पूछा था कि समुच्चय बोधक का कौन सा प्रकार है, ठीक है। इसके जो 2 प्रकार किए गए हैं, 2 प्रकार, संयोजक और वियोजक, वहां से आपके प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि आपके बीएसटीसी का जो लेवल है बिल्कुल ऊपर से प्रश्न नहीं आता है।
आपके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वाक्य विचार में से प्रश्न आता है आपके रचना के आधार पर आते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे रीड में भी जो वाक्य आता है वो ऊपर से आता है कि इसमें वाक्य का कौन सा प्रकार है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। लेकिन आपके मिश्र वाक्य के प्रकारों में से प्रश्न आता है। लगातार 2 बार आपके विशेषण आधारित, जो विशेषण के आधार पर जो मिश्र वाक्य है वो पूछा गया था, विशेषण आश्रम। ठीक है, तो प्रकारों में से प्रश्न आते हैं आपके, है ना। BST से सिर्फ नाम है इसका, बाकी आपका लेवल RS प्रीत का आता है। हिंदी में RS प्रीत का लेवल आता है आपके BST में। ठीक है, तो उस लेवल से तैयारी करनी है अपन को, ताकि आप यह ना कह सको कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। आउट ऑफ सिलेबस हम पढ़कर जाते हैं। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, वापस लिखेंगे पर नाम वाप, ठीक है ना। क्रिया विशेषण है अव्यय, वो तो प्रकारों में लिखा था अपन ने, क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन वे अव्यय शब्द जो, वे अव्यय शब्द जो कार्य करने की, वे अव्यय शब्द जो कार्य करने की रीति या तरीके का बोध कराते हैं। एक लाइन छोड़ के इसमें दूसरी परिभाषा लिखना। ये रीतिवाचक की लिख लिया आपने, किसकी लिखी है? रीतिवाचक। अरे जो इसका प्रकार है वो चल रहा था दिमाग में कि पहला प्रकार कौन सा आएगा, तो आपने परिभाषा किसकी लिखी है? रीतिवाचक की। कोई बात नहीं, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अपन किसकी परिभाषा? क्रिया विशेषण की। कोई बात नहीं, क्रिया विशेषण की लिखना। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसी के अंदर लिखेंगे ये वाली परिभाषा भी अपन, ठीक है ना। हाँ, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। अरे क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार का माना गया है। उसका जो पहला प्रकार वो कौन सा था? रीतिवाचक, है ना। आपने उसकी परिभाषा लिखी है। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार का माना गया है। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार का माना गया है। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ठीक है, अब बताओ 4 प्रकार लिखूं या एक एक करके पढ़ते चले उनको? एक एक करके पढ़ते चले। ठीक है, लिखना। नंबर 1, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। हाँ, अब 2 परिभाषा क्या लिखेंगे? वे अव्यय शब्द जो कार्य करने की रीति या तरीके का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। कौन सा अव्यय कहलाता है? रीतिवाचक, है ना। गलती से अपने परिभाषा क्रिया विशेषण की जगह किसकी लिख ली? रीतिवाचक की, है ना, क्योंकि दिमाग में वो चल रहा था पहला वाला प्रकार। लिख लो, परिभाषा लिख लो कि वे अव्यय शब्द जो कार्य करने की रीति या फिर तरीके का बोध कराते हैं। ठीक है ना। रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब क्या होता है? रीति, परंपरा या फिर तरीका। रीति का मतलब क्या होता है? तरीका, है ना। वे अव्यय शब्द जो कार्य करने की रीति या तरीके का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो कार्य करने की रीति या तरीके का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। देख, क्रिया विशेषण किसका प्रकार है? अविकारी शब्द का। किसका प्रकार है? अविकारी शब्द का। रीतिवाचक किसका प्रकार है? क्रिया विशेषण का। और जो रीतिवाचक है इसके भी भेद है।
इसके भी वेद बनाए गए हैं। टेंशन मत लो, हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे काम के नहीं है, यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना कि वाक्य में जहां से कैसे से प्रश्न बने, प्रश्न किससे बनेगा, कोष्टक में लिख लो। जहां पर वाक्य दिया गया और प्रश्न बनाया जाए तो किससे प्रश्न बनेगा, और जहां पर कैसे का उत्तर मिल जाए, इसका मतलब उसमें कार्य करने की किसका बोध हो रहा है, व्यक्ति का बोध हो रहा है, ठीक है। उदाहरण लिखेंगे। ये वाला शब्द आया था पीटीटी में, अरे पीटीटी में आया था ना, वाक्य नहीं दिया था, वहां पर यह पूछा गया था कि जो धीरे धीरे शब्द है ये व्याकरण की कोटि से या व्याकरण की दृष्टि से क्या माना गया है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, या फिर एक और आया था कि अव्यय है। क्या माना जाएगा वहां पर, क्रिया विशेषण माना जाएगा, ठीक है ना। बताओ प्रश्न बन रहा है किससे, कैसे से प्रश्न बन रहा है, और कैसे से प्रश्न बनाने पर उत्तर भी मिल रहा है कि हाथी कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। बोलो, राधा कृष्ण से चुपके चुपके मिलती है, या अरे है नहीं, मिलती थी, राधा कृष्ण से चुपके चुपके मिलती थी। कैसे मिलती थी, तो बताओ, मिलने का तरीका है ये चुपके चुपके, है या नहीं है, ठीक है। हाँ, अपन राधा और कृष्ण का नाम ही लिख सकते हैं। वर्तमान में अपन जो नाम है हमारे समाज के, वो नाम है नहीं लिख सकते। अगर गलती से लिख भी ले, अरे यहाँ पर लड़का और लड़की का जैसे नाम लिख भी लिया, हो सकता है हमारी क्लास में मिल जाए, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं बिल्कुल ऐसा नाम ले लूँ जो मेरे को पता ही नहीं कि वास्तव में क्लास में है या नहीं है, तो बिल्कुल लड़ाई का माहौल है, हो सकता है। ऐसा काम अपन नहीं करेंगे। किसको बदनाम करेंगे, हाँ उन्हीं को करेंगे, ठीक है ना। बोलो, अचानक बारिश होने लगी। कैसे होने लगी, अचानक होने लगी, ठीक है। बोलो, गुरुजी के आते ही सहसा कक्षा में शांति छा गई। सहसा का मतलब भी क्या होता है, शब्द अलग है बिल्कुल, आपके वहां पर आ सकता है। ऐसा ही शब्द आ जाए एकाएक, क्या शब्द आ जाए, शब्द आ जाए धड़ाधड़, क्या शब्द आ जाए, शब्द आ जाए फटाफट। तो बताओ कार्य करने के तरीके का बोध हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है ना। सचमुच शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, सचमुच शब्द आ जाए। अलग से याद रख लेना, शब्द आ जाए इसलिए, क्या शब्द आ जाए, इसलिए शब्द आ जाए। पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो भी किसके अंतर्गत आता है, क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। अलग से स्टार लगा के लिख लेना। हाँ, ये रीतिवाचक में है ना, रीतिवाचक के अंतर्गत आता है।
क्रिया विशेषण के तो अपन क्या पढ़ने लगे अब? अरे प्रकार पढ़ने लगे हैं ना, तो ये प्रकारों की बात कर रहा हूँ। प्रकारों में जो 4 शब्द लिखे अपन ने, धीरे धीरे, चुपके चुपके, अचानक, सहसा, उनके अलावा कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? तो एकाएक, धड़ाधड़, फटाफट, सचमुच, ये शब्द भी आ सकते हैं। ठीक है ना? अब बताओ, ये जो शब्द है ना, चुपके चुपके, चुपके चुपके जो शब्द है, इसके जगह एक और शब्द है जो काम में लिया जाता है, चोरी चोरी। नहीं, चोरी चोरी वो तो उसके आगे लगाया जाता है, वो तो उसके आगे लगाया जाता है, चोरी तो वो नहीं है। एक और शब्द होता है, होले होले, होता ही नहीं होता है ना, उसका अर्थ भी क्या लगाया जाता है? धीरे धीरे लगाया जाता है ना। तो अगर शब्द होता है शब्दावली में, तो अपन बिल्कुल उसको भी लिख लेंगे। क्या होता है? होले होले। अरे गणों में आता है ना, उसका अर्थ वहां पर क्या लिया जाता है? धीरे यही लिया जाता है। और हम तो क्या पढ़ रहे हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अभी पढ़ रहे हैं, तो हमारे काम का है, तो बिल्कुल लिख लेंगे। ठीक है ना? और रोज का एग्जाम भी था, लगना कोई ओवर शब्द दिशान कोई दे दे, हो सके ना। अरे बीएसटी को पेपर देवे कोई है, युवा पीढ़ी तो देती है, तो बिल्कुल आ सकता है आपके काम का शब्द वहां पर, है ना? हाँ, बताओ, ये समझ में आ गया? जो मैंने शब्द लिखवाए, इनके अलावा भी अगर मान लो शब्द आ गया, आपको याद रखना है कि प्रश्न किससे बनाना है, किससे प्रश्न बनाना है, कैसे से प्रश्न बना के देख लेना है, पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। ठीक है, लिखेंगे नंबर 2। अपन क्रिया विशेषण के उपभेद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया विशेषण के उपभेद पढ़ रहे हैं। देखो, दूसरा प्रकार कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है अव्यय। प्रश्न किससे बनाएंगे? किससे बनाएंगे? कहाँ से? 4 जो प्रकार है, प्रश्न बनते हैं कि कार्य कैसे हो रहा है, कार्य कहाँ हो रहा है, कार्य कितना हो रहा है, और कार्य कब हो रहा है। ठीक है, अगर ये 4 प्रश्नों के अगर उत्तर मिल जाए तो समझ जाओ कि कौन सा अव्यय चल रहा है? क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा चल रहा है? क्रिया विशेषण अव्यय चल रहा है। कि कार्य, वापस बोलो, कार्य कैसे हो रहा है, कार्य कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, और कब हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्रिया विशेषण अव्यय, सॉरी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कहाँ हो रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कब हो रहा है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और कितना हो रहा है? परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय। आगे बात समझ में? ठीक है, अपन पढ़ रहे दूसरा प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। प्रश्न किससे बनाओगे? कहाँ से प्रश्न बनाएंगे? देखो, उसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं वो देखो। पहले कौन कौन से अव्यय शब्द आएंगे? परिभाषा लिखो, लिखो लिखो, परिभाषा लिखो। चलो, वे अव्यय शब्द जो कार्य या क्रिया होने के स्थान का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो कार्य या क्रिया होने के
स्थान का बोध कराते हैं कि क्रिया कहां पर हो रही है। वे शब्द जो कार्य या क्रिया होने के स्थान का बोध कराते हैं। वे शब्द जो कार्य या क्रिया होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते। कौन सा कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। देखो बोलो साथ साथ की वास्तव में ये शब्द बोध कराएगा या नहीं कराएगा? अंदर बोलो। अर्थ वही निकलता अंदर ही, लेकिन शब्द लगा तो भी लिख लेंगे अपन, ठीक है ना। अगर मान लो ये शब्द आ गया तो भी स्थान का बोध कराएगा। इधर इधर बोलते ना अपन, इधर इधर किसका बोध कराएगा? चार में से रीति का बोध कराएगा, स्थान का कराएगा, काल का कराएगा या परिमाण का कराएगा? स्थान का बोध हो रहा है, ठीक है ना। चार ही विकल्प आएंगे वहां पर। अरे चार ही विकल्प आएंगे तो पहचान जाएंगे कि इधर शब्द किसका बोध कराएगा? स्थान का बोध कराएगा। उधर शब्द किसका बोध होगा? ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा? ठीक है। अगर शब्द आ जाए यहाँ वहां, क्या आ जाए? यहाँ वहां शब्द आ जाए किधर, तो बताओ ये किधर शब्द भी किसका बोध कराएगा? है ना। इधर शब्द भी और किधर शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए? जिधर, तो भी किसका बोध कराएगा? स्थान का बोध कराएगा। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सिर्फ अव्यय शब्द है, ठीक है। इनके अलावा भी बाकी में अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है तो भी कौन सा अव्यय माना जाएगा? स्थानवाचक माना जाएगा, ठीक है। हाँ याद रख लेना, इसमें दिशा संबंधी भी आ सकते हैं। कौन से संबंधी? दिशा संबंधी भी किसका बोध कराते हैं? स्थान का बोध कराते हैं। यही बात समझ में, ठीक है ना। कि जैसे कोई वस्तु किस दिशा में स्थित है तो वहां पर किसका बोध हो रहा है? स्थान का ही तो बोध हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे अपन लगा लेंगे आदि शब्द। क्या शब्द लगाएंगे? आदि शब्द। उदाहरण देखेंगे। बोलो। मम्मी अंदर काम कर रही है। छोड़ो ये वाला नहीं लिखूंगा। बोलो। तुम्हारा ज्ञान किधर है? ताजा रखी हुई है। दुकान वाले लिखते हैं ना, है ना। अपन जो वो लिखते हैं वो अपन नहीं लिख सकते, है ना। लेकिन अपन क्या लिख रहे हैं? रसगुल्ले लिख रहे हैं। वहाँ पर आप सभी को पता शराब के ठेके में लिखा जाता है तुम्हारा ध्यान किधर है? चिल्ड बियर है इधर है। अपन ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पर BSTC क्लास चल रही, लिखते हैं नहीं लिखते, है ना। अरे बहुत सारे इतने सियाने होते हैं, सिर्फ ये ऐसा लिखते हैं वहाँ पर बोर्ड लगा करके इधर है। सिर्फ क्या लगाते हैं? इधर है, तो भी पीने वाले समझ जाते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए लगाया गया है। इधर क्या है वो नहीं लिखते हैं कि इधर ये है, संकेत भी नहीं देते, सिर्फ लिखते हैं वहां पर कि इधर है, और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसकी बात है हो रही है। अब सोचो उनके अंदर दिमाग कम होता है क्या? है? हाँ अपन ये लिखेंगे,
है ना। तुम्हारा ध्यान किधर है ताजा रसगुल्ले, तो बताओ किधर और इधर किसका बोध हो रहा है? स्थान का ही तो बोध हो रहा है ना, बिल्कुल। अब देखो, अगर अपन ऐसा लिखे, समझना बात को, अगर अपन ऐसा लिखे कि मम्मी रसोई घर के अंदर काम कर रही है, मम्मी रसोई घर के अंदर काम कर रही है, रसोई घर के अंदर, तो बताओ अर्थ में कोई परिवर्तन होगा क्या? अर्थ में परिवर्तन होगा ना? याद रखना, अर्थ में तो परिवर्तन होगा ही सही, पूरा का पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि मम्मी रसोई घर के अंदर कार्य कर रही है, इसका मतलब इसमें कौन सा अव्यय माना जाएगा? संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। जहाँ पर वाक्य या वाक्यांश के बीच संबंध बताने का कार्य करते हैं तो वे अव्यय शब्द कौन से अव्यय कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और वहाँ पर जब हम उदाहरण लिखेंगे, ये लिखेंगे के अंदर, के भीतर, के पीछे, के दाएं, के बाएं, कुछ भी नहीं, जो शब्द लिखे इनके आगे क्या लगा देंगे? के लगा देंगे। और जैसे ही के लगेगा तो याद रखना वाक्य के बीच संबंध बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? संबंध बताया जाएगा। मम्मी और रसोई घर के बीच में संबंध बताया जा रहा है। पढ़ेंगे अपन अभी आगे, ठीक है ना। इसलिए याद रख लेना, यहाँ पर सिर्फ ये लिखेंगे कि मम्मी अंदर काम है कर रही है, दादाजी बाहर बैठे हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकता था कि कमरे के बाहर बैठे, लेकिन नहीं लिखेंगे, ठीक है। दादाजी बाहर बैठे, तुम्हारा ध्यान किधर है? ताजा रसगुल्ले इधर है। कहीं भी के का प्रयोग हुआ है क्या इनसे पहले? नहीं हुआ है, ठीक है ना। उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है। लिखेंगे नंबर 3, नंबर 3 परिमाणवाची। परिणाम नहीं लिखेंगे, परिमाण, है ना। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है परिणाम और एक होता है परिमाण, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों, है ना। परिणाम का मतलब नतीजा होता है, परिणाम का मतलब है नतीजा, मतलब रिजल्ट, अंग्रेजी में बोले तो रिजल्ट, है ना। और परिमाण का मतलब होता है मापतोल संबंधी विशेषता, ठीक है ना। अपन पढ़ रहे हैं परिमाणवाची, परिमाणवाची, और इसके पीछे क्या लगाएंगे? क्रिया विशेषण है अव्यय। हाँ, अब बताओ ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे? अगर आपको लगे कि क्लास तेज चल रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आप क्लास में बता सकते हैं, ठीक है ना। अपनी गति धीमी कर देंगे, पर समझ में आना चाहिए बस। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ वो अपने धुन में पढ़ाए जा रहे हैं और हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अब तक मेरी क्लास में हुआ और आपकी क्लास में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बता देना मेरे को। हाँ, परिमाणवाची, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे इसकी कि वे अव्यय शब्द जो कार्य या क्रिया की वे अव्यय शब्द जो कार्य या क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा या फिर अपन बोल सकते हैं मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया या कार्य की मात्रा या मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं, मात्रा या मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं। मात्रा या मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। कौन से कहलाएंगे? परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। देखो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। बोलो। अधिक, कम, अल्प, ज्यादा, बहुत, अत्यंत, बूंद बूंद। बताओ किसका बोध हो रहा है?
मात्रा का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है ना? नहीं नहीं, वो तो प्रश्न बनाएंगे अपन इससे तो। हाँ बिल्कुल, प्रश्न किससे बनाएंगे? कितना से प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ आप है कि कितना की जगह अपन कितने भी ले सकते हैं क्या? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कितना शब्द लिखा है, ठीक है, इस कितना को आप बहुवचन बनाकर कितने कर सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा? ये सीखने की बात, ये दो टॉपिकों को अलग करके सीखने की बात है। वाक्य में प्रयोग करने की बात है। प्रयोग करके देखो आप कितने शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर संख्या निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? संख्या निकाली जाती है, वहां पर कितने का प्रयोग करते हैं। कितना शब्द जहां पर आ गया वहां पर किसका बोध होगा? परिमाण का बोध होगा, मात्रा का बोध होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है ना? उदाहरण देखो, लड़कियां, सही बताओ, अरे ऐसा सिर्फ शादियों में और पार्टियों में होता है। वहां पर सिर्फ दिखाने के लिए वो क्या करती है? कम कम लेती है ना? घर बोले कुकर में डूब जाओ बोले, है ना? हाँ हाँ, अब उस बात को नहीं घसीटेंगे। देखो, 3 उदाहरण लिखेंगे अपन, बाकी आप एक एक शब्द से क्या बना सकते हैं? उदाहरण बना सकते हैं। ठीक है, लड़कियां कम खाती है। अरे ऐसा नहीं है, अगर आप लड़की ना लिख के लड़के भी लिखो ना तो भी चलेगा। ठीक है ना? हाँ, लड़के अधिक बोलते हैं, दोनों बराबर ही बोलते हैं। मैं सिर्फ उदाहरण लिख रहा हूँ, है ना? आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि हमें गलत बताया जा रहा है इनको, है ना? हाँ, गरीब अधिक मेहनतें करते हैं। जहाँ पर वाक्य में कितना से अगर मान लो प्रश्न बने और कितना का उत्तर मिल जाए तो वो कौन सा कहलाएगा? परिमाणवाची कहलाएगा। कालवाची। अगला कौन सा लिखेंगे? कालवाची। और प्रश्न किससे बनाएंगे? कब से प्रश्न बनाएंगे? जहां पर पता लगे ये काम कब हो रहा है। ठीक है ना? अब बताओ, ये जो 3 प्रकार आपने पढ़े, पहचान लोगे आराम से? पहचान लोगे ना? 4 शब्द याद रखेंगे बस, कैसे, कहाँ, कितना, कब। ठीक, और एक और चीज, इनको अपन प्रश्नवाचक के सर्वनाम में नहीं गिनेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं ना, वहां पर इनको नहीं गिनेंगे, इनको हटा देंगे। किनको? 4 को। ठीक है, इनको अगर वहां पर गिनेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। इनको अपन को अलग करके पढ़ना है। ठीक है ना? कौन सा पढ़ेंगे अब? कालवाची क्रिया विशेषण है अव्यय। ठीक, जहां पर हमें पता लगे कि कार्य कब हो रहा है, परिभाषा लिखेंगे। वे अव्यय शब्द जो क्रिया या कार्य होने के समय का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो कार्य या क्रिया होने के समय का बोध कराते हैं।
कार्य या क्रिया एक ही बात है, दोनों में से आप एक शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। कार्य या क्रिया होने के समय का बोध कराते हैं। कार्य या क्रिया होने के किसका बोध कराएगा? समय का बोध कराएगा। तो वो कौन सा कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय माना जाएगा? लिख ली परिभाषा? देखो, बुद्धि के भाग किए गए, जिनके क्या किए गए हैं? भाग। सबसे पहले उनको समझते हैं। अब बताओ कि दोपहर होता है, दोपहर होता है? क्या होता है? चलो एक और शब्द बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। वो बात चल गई इसकी, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी वो अपन किसमें पढ़ेंगे? प्रत्यय में पढ़ेंगे, ठीक है। सीधा सा शब्द है, सभी करते हैं उसको, ठीक है। पहले ये बताओ क्या शब्द बनता है? जोर से बोलो। और इसका याद रखना, ना तो मोटापा शब्द होता है और ना ही लोहार शब्द होता है। बात समझ में नहीं आई ना? बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि वर्तनी शुद्धि को पचाना इतना आसान है। अरे वर्तनी शुद्धि का जो शब्द है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, तो अभी शुरू है, शुरुआत है। मतलब मैंने आपके सामने अब तक कितने शब्द लिख दिए होंगे शब्द शुद्धि के? 2-5 यही लिखे ना। अभी जो शब्द शुद्धि टॉपिक पढ़ेंगे अपन, उसमें लड़ाई का माहौल खड़ा हो जाता है। मानने के लिए तैयार नहीं है, लड़कियां मानने के लिए तैयार नहीं है, लड़के मानने के लिए तैयार है नहीं है, उनको गुस्सा आता है। जैसे ऐसा शब्द लिखा जाता है सामने जो अब तक कैसा पढ़ा जा रहा है, गलत पढ़ा जा रहा है, उसको अगर अपन सही करें तो उनको पचाना बिल्कुल है मुश्किल है। जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे एक वाक्य है कि जोधपुरी मिष्ठान भंडार पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। जोधपुरी मिष्ठान भंडार पूरे राजस्थान में क्या है? प्रसिद्ध है। जैसे कि अब इस वाक्य में आपको ऐसा कौन सा शब्द है जो गलत दिखाई दे रहा, लग रहा है क्या? अरे पूरे वाक्य में कौन सा शब्द जो गलत है? भंडार। क्यों? मैंने तो लिखा ही नहीं अभी। क्यों? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये वाला शब्द गलत है तो क्या मानने के लिए तैयार है? मानने के लिए तैयार है क्या? नहीं है। लेकिन ये शब्द क्या है? गलत है। अब तक सभी मिष्ठान भंडारों में ये शब्द क्या लिखा गया है? गलत लिखा गया है। याद रखना, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद होगा मिष्ठ प्लस अन्न। क्या होगा? मिष्ठ प्लस अन्न, जो कि हिंदी में ऐसा शब्द होता ही। अन्न का तो अनाज निकाल लोगे, लेकिन इस शब्द का क्या अर्थ निकालोगे? इस शब्द का क्या अर्थ निकालोगे? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो फिर शब्द क्या होता है? शब्द होता है मिष्ठ। क्या शब्द होता है? मिष्ठ शब्द होता है जिसका अर्थ होता है मीठा। क्या शब्द होता है? तो बताओ, मीठे अनाज को ही तो मिष्ठान बोलोगे। अरे मीठे अनाज को ही तो कहा जाएगा ना। एक दुकान में जाकर ऐसी मिठाई मांगते हैं जो बिल्कुल फीकी हो, मांगते क्या अपन? नहीं मांगते। मिठाई को किसके स्वाद से खाते हैं? मीठे के स्वाद से खाते। तो मीठे अन्न को ही क्या माना जाता है? मिष्ठान माना जाता। तो इसका मतलब है कि शब्द ऐसा बनेगा। और आप मेरे को बताओ कि आपने कहीं देखा क्या मिष्ठान भंडार? देखा क्या कहीं ऐसा? अरे मैंने अब तक की जिंदगी में बहुत सारे मिष्ठान भंडार देखे हैं, ठीक है। एकमात्र मिष्ठान भंडार था जाजपुर के अंदर जिसमें ये लिखा हुआ था ये वाला शब्द, और उसको भी नगर पालिका वालों ने मतलब दुकानें डसा दी। एक ही जगह ही ऐसी जिमकी लिख मेली हो, हाँ, वो अतिक्रमण और कर रही को दिखो जो उन्हें डसा दी। एक और शब्द है ऐसा नहीं कोई, सब जगह गलत लिख मेलियो है। चाहे भी मेडिकल में जा देख लो था शो शब्द लवाइया शब्द एक भी शो मेडिकल को ने केकड़ी बस स्टैंड में छोड़
कटा को स्टैंड केकड़ी पे स्टैंड ने छोड़ जिमा दो दवाइयां शब्द से लिख में लियो होगा है ना शान लिखा ही ने दवाइयां ये वाला लिखेंगे कहने का मतलब बड़ी ई नहीं आएगी क्योंकि नियम है कि किसी शब्द का अंत अगर बड़ी इमली से हो रहा है और उसको अगर बहुवचन बनाया जाता है तो उसको यहाँ कर दिया जाता है। जैसे कि मिठाई शब्द है, कौन सा शब्द है? मिठाई शब्द है और मिठाई में पीछे बड़ी ई आती है नहीं आती है, लेकिन उसको अगर बहुवचन बनाया जाता है तो क्या करेंगे? मिठाइयाँ, ऐसा का ऐसा शब्द बनेगा। जैसे शब्द है बधाई, कौन सा शब्द है? बधाई। अगर उसको बहुवचन किया जाता है बधाई शब्द को तो क्या बनेगा? बधाइयाँ। और ऐसा का ऐसा शब्द बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन फिर भी सभी मेडिकल में बताओ ये वाला दिखाई देता है ना? हाँ, इसलिए अपन मानने के लिए तैयार नहीं कि हम सब जगह ऐसा ही देखते हैं, ऐसे ही शब्द है ना? जैसे कि ये स्थापना होती है हमारे साल में 2 बार, किसकी होती है नहीं होती? जो अभी आपने शब्द बोला वो शब्द क्या है? गलत है ना? अपन बोल देते हैं नवरात्रि, बोल देते हैं नवरात्रा, बोल देते हैं, बोलते नहीं बोलते? लेकिन वास्तव में जो शब्द होता है वो होता है नवरात्र। क्या शब्द होता है? नवरात्रि। क्या शब्द होता है? नवरात्र शब्द होता है। अपन इसमें नहीं उलझेंगे, इसमें उलझ गए तो कौन सा टॉपिक रह जाएगा? या अव्यय रह जाएगा। हमारी बात समझे? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि दोपहर होता है या दोपहर होता है? दोपहर होता है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे शब्द शुद्धि के अंदर इन चीजों को। कहाँ पढ़ेंगे? शब्द शुद्धि में पढ़ेंगे। अरे ऐसे बहुत सारे शब्द है क्योंकि दैनिक दिनचर्या के हैं, लेकिन अपन उनको गलत पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अपन को शब्द शुद्धि की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है ना? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी अपन जो पढ़े न जिस स्कूल में, उस स्कूल के गुरुजी ने भी कभी ऐसा नहीं समझा कि इसको सही शब्द बताया जाए। हमारी बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जिम्मेदारी बन जाती हिंदी वाले टीचर की। किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? हिंदी वाले टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है। और होता भी यही वास्तव में कि वो गुरुजी खुद उसके जीवन के व्यवहार के रूप में उन शब्दों को प्रयोग में नहीं लेते। जब उस टॉपिक को पढ़ाना होता तब बता देंगे कि इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है। जैसे मैं शब्द शुद्धि पढ़ाऊँ आपको, क्या टॉपिक पढ़ाऊँ? शब्द शुद्धि पढ़ाऊँ, वहां पर तो मैं कौन सा शब्द लिखूं? दोपहर शब्द। और ये शब्द अगर मान लो दूसरे टॉपिक पढ़ाने के दौरान आ गया तो मैं शब्द लिखूं दोपहर। क्या शब्द लिखूं? दोपहर। तो बताओ ये बात सही है क्या? नहीं है। मैं उन शब्दों का वास्तव में प्रयोग ही वैसे करूंगी जैसे वो वास्तव में बने हुए हैं और व्यवहार में उनको वैसे ही लाया जाए, तब जाकर आपकी बात समझ में आएगी। अब बताओ शब्द शुद्धि का मामला छिड़ने की कहाँ आवश्यकता थी? अगर मैं इसको दोपहर लिख देता, यहाँ पर क्या लिख देता? तो बताओ शब्द शुद्धि का मामला छिड़ता क्या? नहीं छिड़ता। हरी बात समझ में? शब्द वास्तव में होता क्या है? दोपहर शब्द होता है। बताओ शब्द होगा क्या होगा? शाम। या फिर अपन इसको एक और शब्द बोल देते हैं संध्या, या फिर अपन शब्द बोल देते हैं साय। काल तो वापस पढ़ ही रहे अपन है ना? साय शब्द होता है। सुबह, दोपहर, शाम, संध्या, साय होता है नहीं होता? ये तो अपने दिन के भाग किए। किसके भाग किए हैं? दिन के भाग किए हैं। अगर इन दिनों को जोड़ लिया जाए तो एक बन जाता है क्या? क्या बन जाते हैं? वार बन जाते हैं। और वार बनाए गए उन वार में से किसी भी वार का नाम आ जाए तो भी कौन सा? मामा जी सोमवार को आएंगे। मामा जी जो हमारे बुआ जी है वो शनिवार को जाएंगे। बताओ बुआ होता है या बुआ होता है? मेंटल में पढ़ा है क्या आप लोगों ने? अरे रिश्तों में पढ़ा होगा ना? बुआ होता है या बुआ होता है? बुआ होता है। अब तो आप बुआ ने हमारे बुआ बोलिया कि मैं बोलिया ने, अगर बोल भी जाते बुआ जी लागे कि छोरा का आजकल जी में मिस्टेक हो रही थी है, क्योंकि आजकल तो ऑप्शन बोल रही हो है ना? सेवा को मतलब आधा ज्यादा शब्द तो आप गलत ही हो जो बोला कि सामने वालों की सोच ही है ना? जैसे कि शब्द है विज्ञान। क्या शब्द है? विज्ञान शब्द वास्तव में शुद्ध उच्चारण क्या होता है? विज्ञान होता है। लेकिन बोल देख लीजिए एक बार है ना? क्लास में जा रही विज्ञान वाला सर आ गया, चर्चा प्रहार ऐसे ही ऐसे है ना? गुरु जी ने हमें ज्ञान प्रदान किया। क्या प्रदान किया? ज्ञान। क्योंकि वास्तव में शब्द है क्या है? ये है क्या? ये अरे अगर ये है इसका मतलब तो एग्जामिनर सही है, फिर उसने 2 बार आपके बीएसटीसी में दिया है। ये वाला शब्द दिया था कि वास्तव में ये बनता किससे है, और ये वाला दिया था फर्स्ट विकल्प में। इससे नहीं बनेगा वो, ये बनेगा आधा जय, ये ज्ञा और ये है। ठीक है, इससे बनेगा। हाँ बताओ इसका उच्चारण क्या होता है वास्तव में?
क्या होता है? ये नाक से बोला जाने वाला पंचवर्ण है। अरे ये नासिकीय वर्ण है। कैसा व्यंजन है? नासिकीय व्यंजन है और इसको नाक से बोला जाता है। आ रही बात समझ में? आपको पता है इसका शुद्ध उच्चारण कौन करता है? शुद्ध उच्चारण कौन करता है इसका? हाँ, हमारे देश का जो छोटा बच्चा होता है जिन्हें अपनी भाषा पाडियो कहा हुआ, ये उसका क्या करता है? शुद्ध उच्चारण। अरे हंसने की बात नहीं है। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ के जो बच्चे हैं वास्तव में इसको पाडिया वाला यही बोलते हैं। बोले न बोले इन्हें यही बोला आप वास्तव में जो शुद्ध उच्चारण कौन करे है? आपनो पाडियो करे है ना? आप बस को रोगी कौन है? आप आते ये बोला कहीं बोला आप इन्हें ये जो कि अलग वर्ण है ये तो है ना। अब बताओ अगर हाँ छोड़ो उसको वहीं पे। अब बताओ कि तीनों को अगर मान लो साथ में बोलेंगे तो जे होगा या नहीं होगा? होगा ना। लेकिन अपन इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। ठीक है ना। सब कुछ पढ़ने के बाद भी व्यवहार में नहीं लाते हैं और इसलिए नहीं लाते कि सामने वाला क्या सोचेगा, है ना, वो मजाक बनाएगा अपने, इसलिए अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं। हाँ अब बताओ सारे के सारे बार किसमें गिने जाते हैं? कालवाची में गिने जाएंगे। ठीक है। महीनों के नाम किसमें गिने जाएंगे? किसी भी महीने का नाम आ गया, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, किसमें गिना जाएगा? कालवाची में। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो वर्ष का नाम आ गया, किसका नाम है? वर्ष का नाम आ गया। बताओ इनके अलावा और कुछ हो सकता है क्या काल में? हो सकता है क्या? हाँ वर्ष आ गया, मैं सारा आ गया है ना। वर्ष को नाम अंका वालों भी आ सके है और शब्दों वालों भी आ सके है। जैसे कि 1995, 1996 ये सब भी किसका बोध करेंगे? काल का बोध करेंगे। तो वर्ष या फिर अपन इसको सन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सन। सत्र बोल सकते हैं। ये इनका भी आ गया प्रयोग। तो किसमें लेंगे अपन? कालवाची में लेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो ऋतु आ जाए, क्या आ जाए? ऋतु आ जाए तो भी किसका बोध कराएगी? काल का बोध कराएगी। ठीक है। क्योंकि अपन ये बोलते हैं कि बरसात के दिनों में पर्यटक राजस्थान में आते हैं। बरसात के दिनों में पर्यटक राजस्थान में आते हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा भी माना जाएगा? वहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सी ऋतु की बात हो रही है? बरसात ऋतु की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ किसका बोध होगा? हाँ मामा जी सोमवार को याद रख लेना। जो शब्द हमारे लिए सम्मानजनक होता है क्रिया को बहुवचन बना दिया जाता है। एक दिन पहले भी बताया था मैंने कि आपके बीएसटी से प्रश्न पूछा जा चुका था कि गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी यहाँ पर वचन का प्रयोग हुआ है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन, बहुवचन के स्थान पर एक वचन, दोनों सही या दोनों गलत? एक वचन के स्थान पर है बहुवचन। यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग कैसे हुआ है? एक वचन के स्थान पर है बहुवचन। चार मामा है तो चार के चार नहीं आ रहे, चार में से एक ही आ रहा। लेकिन फिर भी अपन क्या कर रहे हैं कि मामा जी सोमवार को आएंगे। हरी बात समझ में? इसको बहुवचन कर रहे हैं क्योंकि मामा जी हमारे लिए क्या है? सम्मानजनक है। जैसे व्यक्ति है, आदरणीय है, सम्मानजनक व्यक्ति है। और पीछे क्या लगा रहे हैं अपन? जी लगा रहे हैं। ठीक है। हाँ अरे जी का क्या है? लोग तो पार लेके भी पीछे क्या लगाते हैं? बिस्किट के भी जी लगाते हैं। ये तो हमारी मम्मी के भाई है तो जी लगाएंगे नहीं इनके पीछे, है ना? अरे नहीं जबरदस्ती नहीं। देखो इधर देखो, बुआ जी शाम को आएंगे। समय का बोध हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक जाएंगे, है ना? मामा जी आ गया तो बुआ जी ने खड़ा हुआ ना, घर में जगह को ना रही, एक ही रही है ना, ये मेहमान आता जाता रहे। हाँ आपने आबा को लगती रही, आपने मेहमान आबा को टाइम ही को सही बात हो यार। सिटी में वह काम तो की रह कौन है? वो सिर्फ इस तलाश में रहते हैं कि इस बार किनके यहाँ चले, है ना? और जाने का नाम ही नहीं है, जाने का वापस नाम ही नहीं है। अपन पढ़ेंगे
अपन पढ़ेंगे शब्द शुद्धि, सॉरी वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? वाक्य शुद्धि। और वहां पर अपन देखेंगे शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि। क्या देखेंगे? शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि, है ना। वहां पर एक शब्द आएगा आशंका या संभावना। क्या शब्द आएगा? आशंका, संभावना। दोनों शब्द अलग अलग होते हैं और दोनों में छोटा सा अंतर होता है कि आशंका बुरी होती है और संभावना अच्छी होती है ना। जैसे कि आज बारिश आने की क्या है? संभावना। अगर मान लो बारिश हो रही है तो संभावना, अगर तेज बारिश है तो वो क्या है? आशंका। क्योंकि आशंका बुरी मानी जाती है और संभावना अच्छी मानी। अरे जहाँ पर घटना बुरी होने की है, बुरा होने की है, तो वहाँ पर क्या? आशंका। आज तेज तूफान आने की क्या है? आशंका है या संभावना है? लेकिन आपने मैसेज आओ में संभावना लिखा था रेवे रेवे न रेवे, है ना। क्योंकि हिंदी उन्हें पढ़नी, हिंदी को पढ़नी है, बीएससी को पेपर को देणु है, आपा ने देणु है ना। आप घनी बार कहता सर उठते शनका लिखा था। अरे वो आपना मतलब कौन है? उठा दवाइयाँ बेच रहे हो, डिग्रीधारी है कौन है, लेकिन उनका हिंदी मतलब कौन है, उनका खाओ मतलब है, अंग्रेजी मतलब है, दवाइयाँ बेचवा मतलब है। ध्यान नहीं वो गिटा मतलब वो तो पश्चिम अक्षर गिटो हो रही है ना। हाँ, लेकिन ये संज्ञा बोला ना, आज की मामा जी आने की क्या है? आशंका या संभावना? संभावना है। लेकिन ये सिटी वाला के लिए की है? आशंका है। दो कमरा छोटा छोटा, जब वो खुद आटा उड़ा सोवे है ना। बेड बचा, बेड रख रखियो, सामान हाउटा है, जगह कम है ना। तो वो मेहमान आवे की भी की माने है? आशंका माने है। वन ध्यान पड़ जावे कि कॉल आ रही है, 5 बार घंटे आ जावे, 5 घंटे भी आ जाओ जिशन की तो भी नोटा हुआ ध्यान है। पक्का बस स्टैंड लेवा जाऊँ, पेड़ कोई ना कोई होता है आ रही है। फिर भी वहाँ मेहमान तरह नसलटा रहेगा, ऑटो पकड़ खुद आ जाए, डायरेक्ट आर बेल बजाए, कौन नोटा होता है ना। आपने मेहमान पाचा घूम जाए, उठूंगी घूमे न घूमे, एटीट्यूड ज्यादा रहे है ना। वाकई ध्यान पड़ जाओ कि एसी है ही घर में तो चलो 2-5 दिन है, उठे काटा। ऐसा की गर्मी में तो ध्यान है, एसी वाला घर है, मन की नमाया है ना। कई काम न होते यार, बैठ जाओ, आज तुमको मलबा की इच्छा होगी जी, है ना। हाँ देखो क्या हुआ। हाँ आपने संभावना, आपने मेहमान छावा है, आपने 10 दिन रह जाओ तो अपन कज भाचा नाड़े जाए है, उठे चाय पानी पीरी, फिर ठुणकट आया आज उन्हें डायरेक्ट ही बोला आज ठीक से ना वो अपनी ओटी दे रहे दिखा है ना। वो कहते अगर नहीं मैं तो अटे आई हूँ, तो फिर बाद में देख लो था ये रिएक्शन हो गई जो है। हाँ देखो, सोमवार समय का बोध हो रहा है और शाम भी किसका बोध हो रहा है? समय का बोध हो रहा है। अगर मान लो जैसे कि ऋतु आ जाए या सन आ जाए, जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ, तो बताओ कब का बोध नहीं हो रहा? क्या हो रहा है ना? कब से प्रश्न बन रहा है? नहीं हो रहा? अरे बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा ना। सत्र आ जाए या सन आ जाए तो भी कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय माना जाता है। अब बताओ 4 प्रकार समझ में आए? कर दो कि करा जाएगा तो ठीक है। लिखेंगे नंबर 2 समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा लिखेंगे? अब बात समझ में आ रही है? नंबर 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये पहला प्रकार हुआ है कौन सा? क्रिया विशेषण है अव्यय। कौन सा पूरा हुआ है? क्रिया विशेषण अव्यय के जो 4 प्रकार है वो पूरे हुए, तो बताओ कौन सा प्रकार चलेगा? समुच्चय बोधक दूसरा प्रकार। ठीक है।